जिन्होंने जमीन से उठकर अपना एक अलग राजनीतिक कद बनाया, जिन्होंने सोचा कि मुझे मेरे रास्ते खुद तय करने पड़ेंगे, जिन्होंने भेड़ जिस तरह चलते हैं उन्होंने सोचा कि मैं भेड़ों की तरह चलकर मैं अपना राजनीतिक रास्ता नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं एक ऐसा राजनीतिक रास्ता सेट करूंगा जहां लोग कहेंगे वो देखिए उमेश डोंगरे जा रहा है। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की जो नाम है युवा कांग्रेस का एक बड़ा नाम। आज उमेश डोंगरे जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देवभोग से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े नेता उनके काम की बदौलत उमेश जी से कहते हैं छत्तीसगढ़ से देखो हमारा युवा नेता आया है। ये नाम है उमेश डोंगरे का। उमेश डोंगरे जी लगभग 8 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद वापस अपने गृहग्राम लौटे हैं। उनके गृहग्राम लौटने के बाद लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में वे पहुंचे हैं। 8 दिनों तक उमेश जी के साथ क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ, चूंकि वे जंतर मंचर भी पहुंचे थे, वहां की स्थिति कैसी थी, प्रदर्शनकारी किन मांगों को लेकर कितना डटे थे, उमेश जी ने लाइव अपने आंखों से उन पलों को कैद किया है। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा युवा कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव हैं उमेश डोंगरे जी से बातचीत करेंगे। उमेश जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया, और खासकर लोकल टीवी के दर्शकों को भी मैं नमस्कार है मेरा। और कुछ चंद पंक्ति से मैं शुरुआत करूंगा। कलम से किस्मत लिखने निकले थे बच्चे, कलम से किस्मत लिखने निकले थे बच्चे, दलालों ने कोचिंग के रेट बढ़ा दिए सच्चे। पीएम आवाज तक आवाज गई, पीएम आवाज तक आवाज गई, लाठी भी पड़ी, घर पर जिम्मेदारी लेने वाला आज भी नहीं खड़ा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आदरणीय रवि भैया जी कि मैं दिल्ली जंतर मंतर गया था और मैंने देखा कि हमारे युवा कांग्रेस का आह्वान था, और मैंने जंतर मंतर में जाके देखा कि वहाँ पे जो छात्र है शांतिपूर्ण ढंग से वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पे बैठे थे वहाँ पे। और मैंने देखा कि वह पेपर जो लीक हो रही थी बार बार, और वो बच्चे जो संघर्ष करते हैं, गरीब के जो बच्चे होते हैं, लोग अपने खेत सोना चांदी गिरवी वगैरह सब करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जिस प्रकार से पेपर कटिंग लीक हो रही है जिससे गरीब बच्चे और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पिछड़ जा रहे हैं, तो जिसके लिए धरना प्रदर्शन कर मैंने उनको लाइव देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक था। उमेश जी, 8 दिनों तक वो धरना, और उसको जानना चाहूँगा, 8 दिनों तक लगातार आप दिल्ली दौरे पर रहे। 8 दिनों में 8 दिनों तक का जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके विषय में लोकल टीवी के दर्शकों को पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक का पूरा विवरण विस्तार के साथ बताइए। जब मैं पहले दिन गया तो पहले दिन जाने के बाद हम लोग युवा कांग्रेस के साथ धरना में बैठे वहाँ पे, और हमारी जो मांग थी वो छात्रों को न्याय दिलाने वाली बात थी। जो पेपर लीक जो हो रही थी, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और जो भी पेपर लीक कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से छात्रों पर जो बर्बरता से जो लाठी चलाई गई है, आंसू गैस छोड़े गए, और जिस प्रकार से उन पर जो पैलेट गन चलाए गए, तो उस प्रकार जिस प्रकार से जो निंदनीय कृत्य हुआ, और पुलिस ने जिस प्रकार से लाठी बर्बरता से जो बरसाई थी, वो सब चीज़ को मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा है। बहुत ही दर्दनाक था वो। और मैंने देखा कि चीज़ों को देखते हुए हमारे यूथ कांग्रेस के साथी भी कंटिन्यू वहाँ पे पानी बांटने का काम कर रहे थे, खाना बांटने का काम कर रहे थे, और क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य थे, छात्र थे, जिनके साथ हमारी जो युवा कांग्रेस की जो पूरी टीम थी, पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा था। और हम हमेशा, आज ही नहीं तो हमेशा एक चीज़ मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे जो बच्चे थे, बहुत सारे लोग पोस्टर लेके खड़े होते कि हमको न्याय चाहिए, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने अनशन किया। जैसे सोनम वांगचुक ने अनशन किया, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रही थी। फिर राहुल गांधी जी ने खुद जिस प्रकार से छात्रों को लाठीचार्ज हुई और जिस प्रकार से उनको बर्बरता से मारा गया, उसके बाद राहुल गांधी जी एक्शन में आए और उन्होंने पीएम आवास तक घेराव किया। तो उस दौरान हम लोग सभी युवा कांग्रेस के साथी भी साथ में थे, और हम लोग सभी मिलकर
जो शिक्षा मंत्री थे, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे हम लोग। उमेश जी, जो घटनाक्रम घटित हुआ, सीजेपी ने आंदोलन किया, सीजेपी ने सीधे ये कहेंगे कि जंतर मंतर पर सीजेपी बैठ गई, देश के लाखों छात्र बैठ गए। आपको क्या लगता है उमेश जी, जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, उस परिस्थितियों से पहले क्या सरकार को कदम उठा लेना चाहिए था, जिससे कि सीजेपी के जो छात्र थे या जो प्रदर्शनकारी थे, उन्हें सड़क पर आना नहीं पड़ता, उन्हें जंतर मंतर पर नहीं बैठना पड़ता। सोनम वांगचुक जी भी हैं, जो लगभग 20 दिनों से ज़्यादा समय तक उन्होंने भूख हड़ताल किया। इन सभी घटनाक्रमों को उमेश जी आप किस रूप में देखते हैं? मैं ये देखता हूँ, जब किसी भी चीज़ का अति का अंत होता है, और भाजपा सरकार जब से बनी है तब से कंटिन्यू ना बहुत सारे पेपर लीक होते रहे और छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा था, जिसके चलते छात्र हो या सीजेपी हो या अन्य विपक्षी दल भी हो या कांग्रेस भी, हमेशा छात्रों के हित में लड़ाई लड़ते हुए धरना प्रदर्शन कंटिन्यू जारी था। लेकिन जिस प्रकार से उनको लाठी जो चार्ज हुई बर्बरता से, उसके बाद हमारे जो देश की जो आधा आबादी है उनको लीड, जो हमारे एलओपी हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उनको मतलब जो देखा सामने से, उन्होंने यहाँ स्टूडेंट को बुलाया जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुई थी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया। और उसके बाद फिर राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को अब इस्तीफा दे देना, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा अति हो गया था, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। चाहे मोदी सरकार की बात करूं या धर्मेंद्र प्रधान की बात करूं, वो अपना जो जिम्मेदारी वो ले नहीं रहे थे, सिर्फ गोल गोल घुमा रहे थे बातों को। तो बहुत ही पीड़ादायक था, जिसके चलते राहुल गांधी जी आगे आए और जो छात्र थे कंटिन्यू बढ़ते, इतनी भीड़ थी, मतलब लाखों की तादाद में भीड़ थी, कंटिन्यू भीड़ बढ़ती जा रही थी। और अगर इतना लेट उनको नहीं करना चाहिए था, अगर मान लो लाठी न्याय पहले से ही आपको लाठी चलाना था, या पहले से अगर छात्र हित में सरकार अगर सोचती तो ये पहले डिसीजन ले लेती। लेकिन पैलेट गन चला के, आंसू गैस छोड़ के, और महिलाओं को पीटा गया वहां पे, छात्रों को बर्बरता से पीटा गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी नहीं थी। वो तो लास्ट मूवमेंट में जो राहुल गांधी लगातार 3 दिन में स्टेप लिया, उन्होंने पीएम आवास का घेराव किया, प्लस धर्मेंद्र प्रधान के आवास का घेराव का कंटिन्यू, और यहाँ तक कि उनके ऊपर राहुल गांधी जी को कार्रवाई करना भी हुई, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं और कंटिन्यू वो छात्रों के हित में आके कंटिन्यू 3 दिन लगातार स्टेप। उसके बाद सरकार घुटने में आई और लास्ट में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उमेश जी, देवभोग ब्लॉक से आप सीधा दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में जंतर मंतर में आपने भी लगभग 1 से 2 दिन का समय बिताया। जंतर मंतर का पल कैसा था उमेश जी? उस मोमेंट को कैसे लोकल टीवी के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैंने एक चीज देखा, सबसे खूबसूरत चीज मैंने देखा कि वहाँ पे जो भाजपा जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मैंने देखा कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई का जो भाईचारा था, मैं आपस में जिसको खाना खिला रहे थे, खाना बांट रहे थे, और मतलब उसमें किसी प्रकार का मतलब धर्म जाति का लिंग भेद कोई कुछ था ही नहीं, मतलब आपसी भाईचारा था। और लोग छात्र हित पर सब के सब एक साथ खड़े थे और वहाँ पे ये कर रहे थे। और मेरी मंशा थी कि मैं भी एक छात्र रहा हूँ, और आज छात्रों के साथ गलत हो रहा है। तो जैसे ही मेरे को युवा कांग्रेस से आह्वान हुआ, तो मैंने सोचा कि इतिहास बार बार लिखा नहीं जाता, कभी कभी होता, ऐसा पल आता है, ऐसा मूवमेंट आता है जो इतिहास में दर्ज होता है। तो मेरा व्यक्तिगत सोच भी था कि अगर मान लो देश के सभी छात्र पूरे देश भर से अगर कोने कोने से छात्र जाकर वहाँ प्रदर्शन करना है और सही चीज़ों के लिए, वो सही अपना न्याय के लिए वो कर रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। इसलिए मैं भी गया वहाँ पे और मैंने भी धरना प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हमेशा एक कोशिश रही है मेरी कि अपन सही चीज़ों के साथ खड़े रहें। और इतिहास बार बार लिखा नहीं, एक बार लिखा। जब भी छात्र हिंद या छात्र आंदोलन की बात आएगी तो हमेशा एक मुझे अपने आप में प्राउड फील हो कि मैं भी मतलब प्रदर्शन का हिस्सा रहा। उमेश जी, क्या दिल्ली जाने की जो प्लानिंग थी अचानक बनी? जैसा कि आपने कहा कि मुझे वहाँ से दिल्ली से फ़ोन आया कि भाई आपको भी आना है, आपको भी यहाँ पर जुड़ना है। उमेश जी, फैमिली को छोड़कर जानी थी, घर पर भी जिम्मेदारियां हैं, प्रदेश में भी जिम्मेदारियां मिली है, और यहाँ तक कि यहाँ के युवाओं को भी जोड़कर आपने रखा है। उमेश जी, इन सब जिम्मेदारियों के भी दिल्ली के लिए समय निकालना था, तो जब फोन आया तो दिमाग में कौन सी चीज़ों ने सबसे पहले क्लिक किया, और कौन सी ऐसी चीज़ थी जिन चीज़ों ने आपके कदम को सीधा दिल्ली के लिए आगे बढ़ा दिया?
सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब हमारा नेता संघर्ष कर रहा राष्ट्र, हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और रही बात ना छात्र हो तो मतलब वो किसी पार्टी का नहीं होता, छात्र सबके होते हैं, हमारे बीच के ही छात्र होते हैं, वो उसमें ना किसी जाति धर्म का होता है कुछ भी होता है, मतलब एक प्रकार से हमारे लिए वो समान है, किसी पर कोई जाति भेद नहीं है। तो जब हमारे जो नेता वो संघर्ष कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे नेता अगर सही चीजों को वहां खड़ा है तो हमारा कर्तव्य बनता है। और मेरा एक माइंड सेट था शुरू से ही कि जैसे ही मुझे अगर मौका मिलेगा ना, मैं जरूर जंतर मंतर दिल्ली जाऊंगा, चाहे पार्टी को आह्वान आया ना आए। लेकिन हमारी पार्टी कंटिन्यू संघर्ष कर रही थी, और जैसे ही मुझे हमारे यूथ कांग्रेस के ऑफिस से फोन आया तो मैंने, क्योंकि एक अच्छी चीज अगर करना है तो मैं आगे पीछे कुछ देखता नहीं हूँ, मुझे करना मतलब करना है। तो मैं इस प्रकार से मैंने अपने लाइफ पार्टनर से बात किया, मेरे कुछ करीबी खास मित्रों से बात किया, उसमें से आप भी, आपने भी मुझे बोला कि सही चीजों के आगे बढ़ो उमेश भाई। तो मैंने बिना सोचे समझे डायरेक्ट डिसाइड किया, फिर उसके बाद मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में महोदय जी, अंदर खाने से तो खबर ये भी सुनने में आ रहा है, हालांकि सवाल जैसा मैं शुरू कर रहा हूँ आपके चेहरे में हल्का हल्का मुस्कुराहट देख रहा हूँ, अंदर खानों से खबर ये भी है कि उमेश जी को आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बड़ी जिम्मेदारी तो अभी भी है, बड़ी जिम्मेदारी और मिल सकती है। क्या उमेश जी का कंधा उस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह से मजबूत हो चुका है, या कंधा अभी लचीला है? क्या लगता है उमेश जी को? देखो, संघर्ष करने में अपन पीछे हटते नहीं, और अभी जब तक जितनी भी जिम्मेदारी मुझे मिली है मैंने उसको बखूबी निभाया है, और आने वाले समय में जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, पार्टी ने विश्वास करके जो हमको आगे बढ़ाने का जो सोचा है, पार्टी अगर मान लो हमको मौका अवसर देती है जितना जल्द हो सके उसको बखूबी निभाएंगे, और युवा कांग्रेस को मजबूत करने में हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैनपुर ब्लॉक के एक छोटे से गांव का लड़का, केकराजोर का लड़का, उस लड़के ने कभी सोचा था कि गांव की राजनीति, गांव से निकलूंगा, ब्लॉक की राजनीति शुरू करूंगा, जिला में जाऊंगा, प्रदेश में जाऊंगा, इसके बाद प्रदेश से सीधे दिल्ली की ओर दौड़ लगाऊंगा? कभी मन में ये सोच आया था कि राजनीति में इस लेवल तक पहुंचूंगा? सबसे बड़ी बात तो यही भी एक चीज़ है कि शुरू से एक चीज़ मैंने सीखा कि किसी भी काम को करना दिल से करना चाहिए, जुनून के साथ, लगन के साथ। और आप किसी भी चीज़ में अगर शुरुआत कर रहे हो तो आपकी स्टेप सिर्फ ना मतलब निम्न नहीं होना चाहिए, हमेशा थिंकिंग हमेशा हाई होनी चाहिए। आप जैसे अपन, मेरी सोच हमेशा रही है मैं किसी भी फील्ड में काम करूं, मेरी सोच है कि मैं उस ऊपर तक जाऊं ताकि कल के दिन मतलब स्टेप बाई वर्क करते हुए ताकि कल के दिन मैं मजबूत हो सकूं और अपने लोगों को मजबूत कर सकूं। तो मैंने इस उद्देश्य को, और मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करके जो ब्लॉक लेवल में काम किया, जिला लेवल में, प्रदेश लेवल, कोशिश है कि नेशनल लेवल में काम करूं। तो हमेशा एक जुनून रहेगा, कोई भी काम करेगा तो किसी भी लेवल में मुझे काम मिले तो मुझे ना दिल से निभाना है ताकि अपने लोगों को मजबूत कर सकें। आपके विषय में तो एक बात मैंने और भी सुना है कि आपके साथ जो जुड़ते हैं, आप उनके सुख दुख के साथ ही रहते हैं, चाहे रात को 12 बजे 2 बजे कॉल आप तक यदि पहुंचा, यदि संबंधित व्यक्ति का यदि तकलीफ आपके कानों तक आई तो आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और आपका जो ये कहेंगे, चूँकि आपके मोबाइल की बैटरी तो हमेशा फुल रहती है, आप भी 24 घंटे रिचार्ज रहते हैं, और 24 घंटे आप भी उस एक्टिव मोड पर आकर तत्काल वहाँ तक संबंधित व्यक्ति तक पहुँच कर उसे राहत दिलाते हैं। क्या होता है विवेक, पॉलिटिकल में मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहा, मैंने हमेशा कोई भी मेरे से जुड़ता है तो मैं हमेशा भाई बना के रखा हूँ, और भाई और बहन का रिश्ता बना के रखता हूँ। तो मैं जानता हूँ भाई कोई काम करे ना, कार्यकर्ता मतलब वो ये फील करता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ यार, तो कार्यकर्ता बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है, लेकिन अपन भाई बना कर रखते हैं ना तो एक जो फीलिंग आती है भाई बना कर, एक फीलिंग आती है कि भाई यार भाई के लिए रात के 1 बजे भी खड़ा रहना। तो मैं जितने भी लोग मेरे से जुड़ते हैं मैं सिर्फ अपना भाई समझ के काम करता हूँ, ना कि मेरे कार्यकर्ता, इसीलिए सब चीज़ कर पाता हूँ। अपने भविष्य को पार्टी में किस रूप में देखते हैं? भैया, कांग्रेस पार्टी ने आज जो उमेश डोंगरे की जो पहचान है, आप लोगों की आशीर्वाद से आज हम मेहनत करते गए, स्टेप बाय स्टेप जो नेता का आशीर्वाद रहा, और कांग्रेस पार्टी हमेशा वो जगह हमको सम्मान दिया है। और आने वाले समय में अब आप लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर की अगर कृपा रही और अपने जो लीडरों का अगर आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में एक अच्छी अगर कमान मिले तो पूरा एरिया संभालने को तैयार है। आपके साथ जो जुड़े हैं, चूँकि युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं महोदय जी, आपके साथ जो युवा जुड़े हैं या पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए उमेश डोंगरे जी का क्या मैसेज लोकल टीम के माध्यम से रहेगा? मैं तो सिर्फ ये करना चाहता हूँ लोकल टीम के माध्यम से, और मेरे जितने मैसेज जुड़े हैं और जो वास्तव में
पॉलिटिकली अगर वो काम करना चाहते हैं या युवा हैं और जो पढ़ना चाहते हैं वो तो ये एजुकेशन में ध्यान दीजिए। कोई एजुकेशन फील्ड अगर चॉइस कर ले तो उस पर ध्यान फोकस कीजिए, क्योंकि ना शिक्षा एक ऐसा है, शिक्षा वो है ना, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, तो मतलब किसी भी फील्ड में अगर चालू कर रहे हैं तो आप उसमें लग जाइए, जुनून होना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ जो कोई भी अगर मान लो पॉलिटिकल कर रहा है या क्षेत्र के जितने भी युवा नेता है और जो हमसे भी जुड़े हैं, मैं उन भाई लोग से कहना चाहता हूँ, भाई किसी भी काम को अगर आप लोग कर रहे हो ना तो उसमें लग जुनून होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटीज में उसको काम कीजिए, मतलब फॉर्मेलिटीज होना ही नहीं चाहिए। आप किसी भी का काम कर रहे, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे उसको पीछे मत जाइए, आपका अपना जो एम है वो क्लियर होना चाहिए। तो आप किसी भी काम को करते हैं ना तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, चाहे बीच में कितनी विघ्न बाधा है, आर पार की लड़ाई ले, अपना जो एम है, अपना जो उद्देश्य कर पूरा करना है ना, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उस एम को पूरा करना है, मतलब जुनून होना चाहिए बस। उमेश जी का सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, दिल्ली दौरे के दौरान ऐसी कोई मीठी यादें हैं जिन यादों को आज भी, चूँकि जब आप घर में अकेले रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं या अकेले में रहते हैं, तो उन यादों को याद करके मुस्कुराते हैं, ऐसी कोई मीठी यादें लोकल टीवी के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई पल अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ घूमते हुए? तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट है, जैसे हम जाते हैं जहाँ प्रदर्शन के बाद जो हमको सबसे अच्छी वजह सब आपस में बैठते हैं रही गया, तो बहुत सारे यूथ कांग्रेस के लीडर होते हैं और प्रदेश भर से आए रहते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि मेरे में एक ललक है, हमेशा एक चीज़ पूछता हूँ मैं कि भैया आप लोगों ने संघर्ष किया, आपने आगे कैसे बढ़ा, है ना, और मतलब ऐसा क्या करना चाहिए हम लोगों ने, मतलब अपने जो आगे बढ़ने की जो ललक जो अपन जो पाना चाहिए जो पा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ना बहुत सारी, मतलब जैसे कार्यक्रम खत्म हो तो बहुत सारे लीडर लोग जोक्स वगैरह मारते हैं और बहुत सारे लीडर लोग मतलब ऐसे साथ में घूमना भी होता है, लेकिन अधिकांश मैं सच बताऊँ कि मैं जाता हूँ सिर्फ अपने काम पर फोकस करता हूँ। और अगर कुछ यादें अगर बोलेंगे तो वही चीज़ है, दिल्ली दोस्त यूथ कांग्रेस के साथी को सदा दिल्ली का मतलब इंडिया गेट घूमना होता है और संसद भवन वगैरह घूमना हो जाता है, तो वो बस मीठी याद है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं। महोदय जी, एक महत्वपूर्ण बात आप भूल रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। दिल्ली दौरे के दौरान आपके युवा कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ आपकी एक बैठक हुई थी। बैठक के दौरान आपने सुपेबेड़ा के साथ ही देवभोग क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला था और आपने कहा था कि इसमें ध्यान देना जरूरी है। तो महोदय जी, कौन कौन सा मुद्दा था? और चूंकि मैं एक वीडियो आपका मेरे पास आया भी था, उस वीडियो में आप उग्र भी हो गए हैं। आप कह रहे हैं भाई सुपेबेड़ा में ये स्थिति है, ऐसा है वैसा है। कौन कौन से ऐसे 3 मुद्दे थे, उस मुद्दे को आपने उठाया था? इन बातों को भी लोकल टीवी के दर्शक विस्तार से जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, आपने मुझे याद दिलाया। और वास्तविक है वो मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि देश भर से यूथ कांग्रेस के नेशनल लेवल के लीडर आए हुए थे, प्रदेश लेवल के, जिला लेवल, मतलब बहुत बड़ा मीटिंग था यूथ कांग्रेस का। और मैंने 3 मांगे रखी थी वहाँ पे, क्योंकि मैं उस पीड़ा को महसूस करता हूँ। आज बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं जो सुपेबेड़ा में हैं, जो कम उम्र में मतलब अपने पति खो दिए और किसी ने अपनी बीवियां खो दी। आज भी पानी की किल्लत है, तो उसमें सुपेबेड़ा का मैंने मामला को यूथ कांग्रेस का, क्योंकि हम लोग तो हमेशा यहाँ उठाते हैं भैया, मैंने कहा था यूथ कांग्रेस के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो प्रभारी जी, उनके सामने रखा था कि हम स्टेट में तो ये बात को उठा रहे हैं, लोकल स्तर पर उठा रहे हैं, लेकिन इस बात का आवाज़ आज तक संसद में नहीं है, ना उनका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। उसका दूसरी बात मैंने कही थी कि आज भी हमारा जो मैनपुर क्षेत्र कुछ गाँव है, 40 गाँव से भी ज़्यादा गाँव हैं, आज तक वहाँ पर बिजली नहीं आई। आज भी लोग मतलब आज 50 साल पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आज भी लोग कैंडल लाइट में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, चिमनी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, वो जो बिल्कुल साकार नहीं होता। क्योंकि आज अगर हम लोग आज अच्छे लाइट में यहाँ बैठे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि उनके लिए अच्छी लाइट मिले, पढ़ने की सुविधा हो। और दूसरी चीज़, यहाँ तीसरी चीज़ ये था कि मैंने बेलट नाले के बारे में उठाया कि आज आज़ादी से आज तक एक बेलट नाला है जो 36 गाँव देवों का विकास में अंतर्गत आता है, 36 गाँव जिस पर आज देख रहा आज भी बाधित हो गया। तो मैंने इस मुद्दे को उठाया कि 3 मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक है। तो मैंने कहा कि इस मुद्दे को हमको उठाना चाहिए भैया। बोले तो उन्होंने कहा है कि आप उस मुद्दे को उठाइए। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनीष शर्मा जी रुद्रवंश जी ने कहा कि उस मुद्दे को आप प्लानिंग कीजिए, बहुत जल्दी वहाँ पे दौरा करेंगे। देखिए,
तो आपने देवभोग और मैनपुर क्षेत्र के बेटे का इंटरव्यू सुना। इस बेटे ने दिल्ली तक दौड़ भी लगाई, लेकिन दिल्ली जाने के बाद भी क्षेत्र के लोगों की जो तकलीफ है, क्षेत्र के लोगों का जो दर्द है, वो भी उस बेटे के दिल और दिमाग में गूंजता रहा। अंततः उस बेटा दिल्ली पहुंचकर उमेश डोगरे जी वहां रुक नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि पब्लिक की वो समस्या, वो दिक्कत को, मेरे क्षेत्र की जनता की तकलीफ और दुख दर्द को यहाँ शेयर करूंगा। उन्होंने अपने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के जो प्रभारी हैं दोनों के पास, माफी चाहूंगा, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, दोनों के पास उस मैटर को रखा। विस्तार से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं को अवगत करवाया। दोनों नेताओं ने उमेश जी को भरोसा दिलाया, उमेश जी आपकी क्षेत्र की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या के निराकरण की दिशा में हम पहल करेंगे और आने वाले दिनों में देवभोग का दौरा भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक ऐसे बेटे का इंटरव्यू था जो देवभोग क्षेत्र से बाहर रहने के बाद भी 24 घंटे देवभोग, मैनपुर के साथ ही गरियाबंद जिले के विकास के विषय में सोचता है, गरियाबंद जिले के लोगों के बारे में सोचता है, गरियाबंद जिले के लोगों के दुख, तकलीफ और परेशानी के विषय में 24 घंटे सोचता भी है और बातचीत भी करता है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अगले इंटरव्यू में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।